राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का जिला दर्शन की इस सीरीज में। जिला दर्शन की इस सीरीज में हमने अब तक दो संभाग कंप्लीट किए हैं। एक उदयपुर संभाग, दूसरा बांसवाड़ा संभाग। दोनों ही संभाग को मिलाकर के 8 जिले हम पढ़ चुके हैं। आज हम 9वें जिले के साथ उपस्थित हैं। कोटा संभाग हम शुरू कर रहे हैं और कोटा संभाग में भी सबसे पहला जिला हम देख रहे हैं कोटा। ठीक है, देखिए यह जो सीरीज है यह आपकी भर्ती परीक्षा, राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, पशु परिचर हो, सीईटी हो, एलडीसी हो। यहां से इन क्लासेस से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इतना शानदार कंटेंट हमने तैयार किया है आपके लिए। अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कोटा जिले के साथ। कोटा राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जिला। सबसे पहले मैप में हम देखते हैं कि कोटा आखिर है कहां है। तो देखिए यहां, ये देखिए ये जो जिला है ये है कोटा जिला। और सबसे अहम बात, जो 50 नए जिले और 10 नए संभाग बने हैं उसमें कहीं भी कोटा संभाग के साथ छेड़छाड़ी नहीं हुई है। देखिए पढ़ते हैं। और कोटा को आइडेंटिटी मिली है RJ20, RJ20 कोटा। इसका जो शुभंकर है, और इसका शुभंकर जो है वह है ऊद बिलाव। जी हां, चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी में पाया जाने वाला एक जीव है ऊद बिलाव, जो कि कोटा जिले का शुभंकर है। कोटा के उपनामों की अगर हम बात करें तो इसे राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी अगर किसे कहा जाता है तो वह है कोटा। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं तो यह कोटा का उपनाम है। राजस्थान की इंद्रप्रस्थ नगरी, राजस्थान का नालंदा इसे कहते हैं, और चंबल का वरदान इसे कहा जाता है। जी हां, ये कोटा के कुछ उपनाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए देखिए कोटा नाम क्यों रखा, इसका कोटा नाम कैसे पड़ा। तो जैत्र सिंह ने कोटिया भील को हरा करके इस कोटा को बसाया था, इसलिए इसका नाम कोटा रहा। चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोटा के भौगोलिक परिदृश्य को देखेंगे, ऐतिहासिक परिदृश्य को देखेंगे और कला संस्कृति के फैक्ट्स को देखेंगे। सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही क्लास में, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोटा किस संभाग का भाग है तो कोटा संभाग का भाग है। कोटा जिला जो है यह कोटा संभाग का भाग है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिजिकल दृष्टि से इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो डेली का पैटर्न है उसी पे हम इसको फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हम कोटा के भौगोलिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्थिति कहां है इसकी, है ना। तो देखिए ये राजस्थान, और राजस्थान में कोटा कहां है तो हमने बात करी थी ये कोटा जिला। अब देखिए इसकी स्थिति कौन सी दिशा बन रही है तो यह है उत्तर दिशा, यह है दक्षिण दिशा, यह है पूर्व और यह पश्चिम दिशा। तो यह जो हमारा कोटा जिला आ रहा है वह आ रहा है दक्षिण पूर्व में। तो यह राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है कोटा जिला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस सीमाएं अगर हम देखें, सबसे पहले हम बाउंड्री की बात करें कि कोटा किन किन जिलों के साथ और कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो यहां से हम शुरू करते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं, है ना, क्योंकि मैप से समझना आवश्यक है आपके लिए। देखिए ये कोटा, सबसे पहली सीमा 1 नंबर जिला झालावाड़ के साथ, दूसरा ये चित्तौड़ का पार्ट है तो चित्तौड़ के साथ, तीसरा बूंदी के साथ, चौथा सवाई माधोपुर और पांचवा बारां। इन 5 जिलों के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। तो मैं सारे जिलों के नाम लिख रहा हूं। पहले फर्स्ट ये बनाएगा सीमा, इधर से चलते हैं झालावाड़। झालावाड़ के बाद दूसरी जो सीमा बनती है वह हम इधर चलेंगे चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ के बाद तीसरी सीमा बनती है बूंदी से, चौथा जिला है सवाई माधोपुर और पांचवा जिला है बारां। इन 5 जिलों के साथ कोटा की सीमा लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं किस राज्य के साथ में यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो देखिए, यहां से एक सीमा यहां बन रही है, एक सीमा यहां बन रही है, और ये पूरा ही क्षेत्र जो है यहां से लगा करके यहां तक है ना, ये पूरा एमपी है। तो कोटा किसके साथ सीमा बना रहा है? कोटा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ? एमपी के साथ, और एमपी के साथ 2 बार यह सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो राजस्थान का ऐसा जिला जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाता है वह हो जाएगा हमारा कोटा जिला। आई बात समझ में? ये आगे चलते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि यह कौन से भौतिक प्रदेश का पार्ट है। हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान को हम इस तरह से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। पहला यह है पश्चिमी मरुस्थल, यहां से इस तरह से यह है अरावली, और ये आता है पूर्वी मैदान, और ये एक पार्ट बचता है जो कि है दक्षिण पूर्वी पठार। तो कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? तो कोटा जो है वह दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग है। दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है, इसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो कोटा हाड़ौती पठार का भाग है। ठीक है जी, यह है भौतिक इसकी विशेषता, और यह है कोटा की राजस्थान के मैप में, राजस्थान में स्थिति। आगे चलते हैं, यहां से प्रश्न बनने के आपके चांसेस हैं। आगे चलिए और 1 बाय 1 हम समझते चलते हैं कि कोटा की भौगोलिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक रूप से कोटा में क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम नदियों की बात करें तो कोटा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक नदियों वाला अगर कोई संभाग है तो वह है कोटा, और सर्वाधिक नदियों वाला अगर जिला आपसे पूछे तो आप चित्तौड़ सही करेंगे। नदियां कौन कौन सी है? तो यहां नदियां हैं, एक चंबल, दूसरी काली सिंध, पार्वती, आहू, परवन, निवाच, अंधेरी। ये सभी चंबल एक प्रमुख नदी है जिसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, आहू, परवन, निवाच, अंधेरी। ये सारी की सारी चंबल की सहायक नदियां हैं। प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है, और यह ध्यान रखना सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। चंबल नदी इसको थोड़ा सा हम देखते हैं क्योंकि यह एक प्रमुख नदी है इस जिले की। चवणवती इसका नाम है, उपनाम, और इसे कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु भी इसे कहते हैं। ठीक है, राज्य में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन? चंबल। लेकिन पूर्णतः अगर राज्य में बहने वाली नदी आपसे पूछे कि ऐसी नदी जो पूर्णतः राज्य में बहती है और सबसे लंबी कौन सी होगी, तब आपका जवाब होगा बनास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है जानापाहा की पहाड़ियां, महू, एमपी से। ठीक है, विलय कहां होता है? तो यह यमुना में विलय हो जाती है। चंबल के पूर्व में कोटा स्थित है। अगर कोटा की हम स्थिति देखें तो चंबल नदी के पूर्व की ओर में यह स्थित है। इसे चंबल का वरदान कहा जाता है, और चंबल में एक जीव पाया जाता है गांगे सूस, जिसे डॉल्फिन हम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नदी, और चंबल इस कोटा की खूबसूरती को बढ़ाती है। चलिए मिट्टी देखते हैं कि कैसी मिट्टी है, क्योंकि यह दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग है। दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती बेसाल्ट से निर्मित यह पठार है। बेसाल्ट चट्टानें यहां हैं, तो यहां काली मिट्टी से यह समृद्ध है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से विशेष लाभप्रद है। किसमें? कपास उत्पादन में। मिट्टी कोटा की कौन सी होगी? काली मिट्टी।
फसल की बात करें, यहां प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें बोई जाती है या उत्पादित होती है, तो ज्वार, अलसी, सोयाबीन और मसाले, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए सोयाबीन, मसाले, दालें वगैरह अच्छी होती है। यहां आगे बात करें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम साक्षरता से रिलेटेड, जो कि जनसंख्या में हम पढ़ते हैं। क्या है, यहां सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है यह। जी हां, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाई जाती है, तो वह है कोटा, 65.9%। ठीक है जी, एक राज्य का सर्वाधिक साक्षर तहसील यही है। सर्वाधिक साक्षर राज्य में सबसे साक्षर तहसील कौन सी है, तो वह है लाडपुरा तहसील, और यह कोटा जिले की एक तहसील है। ध्यान रखिएगा, राज्य की सर्वाधिक साक्षर तहसील। आगे चलते हैं, अगली राज्य की कोटा जिले की प्रमुख बांध परियोजना कौन कौन सी है, प्रमुख बांध कौन से हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इसकी हम बात करें तो देखिए यहां प्रमुख रूप से एक बांध है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध, जवाहर सागर बांध। कहां है ये, तो बोरावास कोटा में है। कौन सी नदी पर है ये हमें ध्यान रखना है, तो चंबल नदी पर है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल पर ये तीसरा बांध है। देखिए अगर मैं चंबल नदी की बात करूं, थोड़ा सा समझना है ना, ये राजस्थान का दक्षिणी पार्ट, ठीक है, यहां है कोटा, और यहां से एक नदी प्रवेश करती है इस तरह से, यूं होती हुई, है ना, और यूं होती हुई ये बहती है। ये कौन सी नदी है, यह नदी है चंबल नदी। कहां से प्रवेश करती है, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से इस तरह से प्रवेश करेगी, इधर से यूं चलेगी, है ना। अब यहां इस नदी पर 4 प्रमुख बांध हैं। एक बांध ऐसा है जो राजस्थान से बाहर यानी कि एमपी में है, ये वाला कौन सा है, यह है गांधी सागर बांध। गांधी सागर, हम कहां चल रहे हैं, हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा जो बांध है वह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और यह बांध है राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जो बांध आता है वह कोटा में है, और यह इसका नाम है, ये वाला बांध, जवाहर सागर बांध, है ना। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और एक कोटा में एक और बांध है जिसका नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है चंबल पर दक्षिण से उत्तर की ओर बने हुए बांधों का क्रम। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। यह गांधी सागर बांध जो है वह देवास एमपी में है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो है यह रावत भाटा, आगे हम चले चित्तौड़गढ़ में है। आगे चले तो ये दोनों जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज दोनों बांध ही कहां है, कोटा में स्थित है। चलिए दक्षिण से उत्तर की ओर तीसरा बांध कौन सा है, तो जवाहर सागर बांध है। चंबल पर अगला बांध है कोटा बैराज बांध, कोटा में है। दक्षिण से उत्तर की ओर यह चौथा बड़ा बांध है। केचमेंट एरिया के आधार पर अगर देखा जाए और राज्य का सबसे बड़ा बांध आपसे पूछे तो यही कोटा बैराज बांध होगा। इसका केचमेंट एरिया सबसे अधिक है ना। केचमेंट एरिया यानी कि इसका जो अपवाह क्षेत्र जहां से पानी इसमें आता है वो एरिया सबसे बड़ा किसका है, तो कोटा बैराज का है। इससे केवल सिंचाई होती है, यहां से केवल सिंचाई होती है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला एक बांध आता है नवनेरा बैराज बांध, जो कि काली सिंध नदी पर, चंबल की प्रमुख सहायक नदी काली सिंध पर निर्मित है। अन्य परियोजनाएं की अगर हम बात करें तो अन्य परियोजनाएं, सावन भादो परियोजना कहां है, कोटा में। आलनिया परियोजना कहां है, कोटा में। तकली परियोजना कहां है, कोटा में। और हरिश्चंद्र परियोजना कहां है, तो यह प्रमुख कोटा की परियोजनाएं हैं जिन्हें हमें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। यह है जवाहर सागर बांध, है ना। इस तरह से जवाहर सागर बांध दक्षिण से उत्तर की ओर तीसरा प्रमुख बांध है चंबल नदी पर। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं कोटा में, है ना। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो उद्योग, बांध, सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। तो हमने सारी पूरे भूगोल अलग कर दिया है, पूरा इतिहास अलग कर दिया है, आर्ट एंड कल्चर अलग कर दिया है। तो एक ही जिले से संबंधित सारी चीजें। देखिए वैगन फैक्ट्री, जहां रेल के कोच बनते हैं, डिब्बे बनते हैं,
है ना, बड़ी लाइन जो है रेल की, वहां के डिब्बे बनते हैं। वैगन फैक्ट्री कहां है, ध्यान रखिएगा, कोटा में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहां है, कोटा में है। 1965 में स्थापना इसकी होती है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों को का निर्माण यहां पर होता है, ध्यान रखिएगा। तो आईआईएल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहां है, कोटा में है। एक सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहां है, कोटा में है ना। यहां क्या होता है, तो यहां जो सैमसंग कंपनी है वो अपनी टीवी के पिक्चर ट्यूब बनाती थी, ये पिक्चर ट्यूब बनते हैं यहाँ, है ना। कहां, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहां स्थित है। ऑप्शन में आपको दे देंगे धौलपुर, कोटा, जयपुर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है यह कोटा में स्थित है। अगला, चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड खाद बनाने का कारखाना है, कहां है, गड़ेपन, कोटा में। श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कहां है, श्री राम नगर, कोटा में। राज्य का सबसे बड़ा खाद उत्पादन कारखाना अगर कोई है तो यह वही श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि कोटा में स्थित है। सबसे बड़ा खाद उत्पादन कारखाना है ये। फिर है मंगलम सीमेंट कारखाना, मोडक गांव, जो बिड़ला ग्रुप है उसके द्वारा संचालित है। मोडक में मंगलम सीमेंट कारखाना। श्री राम सीमेंट कारखाना राज्य में सबसे कम उत्पादन की क्षमता वाला एक कारखाना है, जो कि कोटा में स्थित है। ये प्रमुख रूप से कुछ उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग भी है क्योंकि यहां चूना पत्थर भी मिलता है, कुछ अन्य उद्योग भी हैं जिन्हें हमें प्रमुख रूप से एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। जी हां, स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहां से एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या है, कोटा सुपर पावर थर्मल स्टेशन, है ना। राज्य का यह दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राज्य का पहला कोयला आधारित है। यूं देखा जाए तो राज्य का दूसरा बड़ा बिजली घर है, लेकिन कोयला आधारित अगर कोई संयंत्र हमारे पास सबसे पहले था वह है कोटा सुपर पावर स्टेशन, सुपर थर्मल पावर स्टेशन। इसका विद्युत संयंत्र है। उत्पादन कितना है इसका उत्पादन है 1240 मेगावाट, 1240 मेगावाट इसका उत्पादन है। ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख रूप से स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। खनिज की बात करें तो कोटा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहां हम जानते हैं सारे कोटा के कोटा स्टोन फेमस हैं, है ना। तो कोटा स्टोन यहाँ के फेमस है, ध्यान रखिएगा। ये इमेज आप देख पा रहे हैं कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की इमेज है, और यहां यह राज्य का दूसरा बड़ा बिजली घर है और कोयला आधारित में प्रथम है, ध्यान रखना। चलिए वन्य जीव के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य कोटा में स्थित हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान यहां स्थित हैं, कब बने, इन सब की चर्चा करते हैं। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य सबसे पहला कहां स्थित है, कोटा में, चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के आसपास और चंबल नदी में यह स्थित है। घड़ियाल का संसार इसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए क्या है, यह राज्य का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। कैसा अभ्यारण्य है, नदी अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का एकमात्र नदी अभ्यारण्य कौन सा है तो वह चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। जवाहर सागर अभ्यारण्य घड़ियालों की दूसरी सबसे बड़ी शरण स्थली इसे कहते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां है, जिला याद रखिएगा, कोटा। तीसरी बात, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहां दो फैक्ट हमें याद रखने हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था 2012 में, जनवरी 2012 में, और 2013 में इसे तीसरा टाइगर रिजर्व राजस्थान का घोषित किया। जी हां, तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। कहां है, कोटा। कब किया, 2013 में। मुकुंदरा हिल्स और किसके लिए फेमस है, तो यह गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। इसी मुकुंदरा हिल्स पर एक अबलामिनी का महल बना हुआ है जिसे हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। हम उसकी आगे बात करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, हीरामणि तोतों के लिए प्रसिद्ध है और इन हीरामणि तोतों को अलेक्जेंड्रिया पैराकीट कहा जाता है। अलेक्जेंड्रिया पैराकीट दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, हीरामणि तोतों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा।
अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क आपसे पूछे, है ना, तो कहां है? कोटा, याद रखिएगा। कोटा जंतुआलय राज्य का सबसे नवीन जंतुआलय अगर कोई है तो वह है कोटा जंतुआलय। 1954 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना। कोटा जंतुआलय, कोटा राज्य का सबसे नया। ये है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए ये घड़ियाल है ना, इन घड़ियालों के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कोटा के इतिहास के बारे में। अब तक हम बात कर रहे थे कोटा के भूगोल के बारे में। हमने कोटा की स्थिति देखी, हमने नदियां देखी, हमने बांध देखे, हमने खनिज देखे, है ना, हमने उद्योग देखे, ऊर्जा संसाधन देखे, वन्य जीव अभयारण्य देखे। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की, किस तरह से कोटा अपने इतिहास में क्या इसका वजूद है या क्या इसका स्थान है। सबसे पहले कोटा से देखो कुछ एक लेख मिलता है, कणसुआ या कणसुआ लेख, है ना। कणसुआ या कणसुआ लेख कहां से मिलता है? कोटा से मिलता है। कणसुआ स्थान है, 738 ईस्वी का यह लेख है। और यहां कौन से शासक? तो मौर्य शासकों में धवल का उल्लेख है ना। धवल शासक है, मौर्य शासक है एक धवल, उनका उल्लेख इस कणसुआ लेख से मिलता है। कणसुआ लेख कोटा से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। कोटा रियासत पहले बूंदी का हिस्सा हुआ करता था, है ना, बूंदी रियासत का ही एक भाग था। आगे चलते हैं और प्रमुख रूप से हम पढ़ते हुए चलते हैं। महाराव माधो सिंह प्रथम हुए थे। इन्होंने, ये बूंदी के राव रतन सिंह के पुत्र थे और इन्होंने कोटा में चौहानों की हाड़ा शाखा की स्थापना करी। यानी कि बूंदी से कोटा अलग होता है, कौन करता है? तो रतन सिंह के पुत्र है माधो सिंह प्रथम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये धर्मत के युद्ध में, मुकुंद सिंह महाराव मुकुंद सिंह है, धर्मत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। किसके मध्य होता है धर्मत का युद्ध? क्या है धर्मत का युद्ध? तो देखिए शाहजहां के बेटों के मध्य, शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर एक संघर्ष चल रहा था, जिसमें धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में यह युद्ध होता है। और ये जो हैं ये किसका साथ देते हैं? दारा शिकोह का साथ देते हैं। और यह मुकुंद सिंह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। आगे बात करें, इंपोर्टेंट शासक हमारे लिए राव किशोर सिंह, जिन्होंने किशोर सागर तालाब और चांदखेड़ी के मंदिर बनवाए। किशोर सिंह, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कुछ इंपोर्टेंट शासक है जिनके बारे में हमें फैक्ट्स ध्यान रखने हैं और बाद में हम बात करेंगे। और कुछ, राम सिंह हाड़ा प्रथम, राम सिंह हाड़ा प्रथम जजाऊ के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। किस किस के मध्य होता है जजाऊ का युद्ध? तो ध्यान रखिएगा, यहां मुअज्जम और आजम के मध्य, मुअज्जम और आजम के मध्य ये कौन थे? तो ये औरंगजेब के पुत्र थे जिनके बीच में संघर्ष चल रहा था। और इसमें राम सिंह हाड़ा वीर गति को प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए भीम सिंह, स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है हम देखते हैं। तो बूंदी से धूलधानी और कड़क बिजली दो तोपें थी, धूलधानी और कड़क बिजली तोपें थी, बूंदी से छीन करके कोटा ले आते हैं ये भीम सिंह जी। याद रखिएगा, तोपें बहुत बड़ी है, उठाने के लिए उन्हें शक्ति चाहिए और भीम जैसी शक्ति चाहिए, इसलिए भीम सिंह इन्हें इन तोपों को बूंदी से यहां लेकर आते हैं। तोपों का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है धूलधानी और कड़क बिजली। अगली बात, इन्हें 5000 मनसबदारी प्राप्त हुई थी, है ना, पहला हाड़ा शासक जिसे 5000 मनसबदारी प्राप्त होती है और इसने महाराव की उपाधि धारण करी थी, महाराव की उपाधि प्राप्त करी थी, है ना। आगे देखते हैं। महाराव दुर्जनशाल ये हुरडा सम्मेलन में भाग लेते हैं। जी हां, वही हुरडा सम्मेलन जो मराठों के संघर्ष के, मराठों के विरुद्ध, मराठों की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध एक सम्मेलन होता है, हुरडा सम्मेलन। ये हुरडा कहां है? वर्तमान में यह भीलवाड़ा जिले में है। कब होता है? 17 जुलाई 1734। याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं मेवाड़ के शासक जगत सिंह जी। और इस
हुरडा सम्मेलन में हाड़ा कौन से शासक थे कोटा के जिन्होंने भाग लिया था? तो याद रखना दुर्जन शाल, महारावल दुर्जन शाल हैं जिन्होंने हुरडा 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बात करते हैं महाराव शत्रुसाल प्रथम। क्या है? भटवाड़ा का युद्ध हुआ था। उस भटवाड़ा के युद्ध में किस किस के मध्य हुआ था यह? तो शत्रुसाल और जयपुर के महाराजा थे माधो सिंह के बीच में यह बंटवाड़ा का युद्ध होता है और इस बंटवाड़ा के युद्ध में माधो सिंह को यह पराजित करते हैं शत्रुसाल। ये कुछ 3 युद्ध थे जो हाड़ा शासकों से आपको ध्यान रखने हैं। पहला धर्मत का युद्ध जिसमें मुकुंद सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं, झजाऊ का युद्ध जिसमें राम सिंह हाड़ा प्रथम वीरगति को प्राप्त होते हैं और महारावल शत्रुसाल विजय होते हैं किसमें? भटवाड़ा के युद्ध में। चलिए आगे चलते हैं और अगला जो हमारा बात करते हैं कोटा जिले के बारे में। कोटा जिले का इतिहास हम देख रहे हैं। कौन वह शासक है जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि करी थी? ठीक है, तो 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करते हैं कौन? महारावल उम्मेद सिंह जी। उम्मेद सिंह, महारावल उम्मेद सिंह, ध्यान रखिएगा, जो सहायक संधि करते हैं अंग्रेजों से। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से इसे हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम यहां देखते हैं। उस समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह जी। क्या यहां होता है इस 1857 की क्रांति में कोटा में कौन नेतृत्व करता है? तो 2 नाम याद आ रहे हैं, जयदयाल और मेहराब खां। ये जयदयाल और मेहराब खां और कोटा की जनता इन राम सिंह द्वितीय को कोटा के किले में, कोटा के दुर्ग में इनको नजरबंद कर देते हैं, है ना। इनकी ये असफल रहते हैं इस 1857 की क्रांति को दबाने में राम सिंह जी। तो इनकी अंग्रेजों द्वारा तोपों की सलामी 17 सलामी से घटा करके 13 कर दी जाती है, यानी कि इनकी सलामी को, तोपों की सलामी को इनके लिए घटा दिया जाता है, 17 से 13 कर दिया जाता है अंग्रेजों अधिकारियों के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं महाराणा उम्मेद सिंह, है ना। इन्हें कोटा का शाहजहां कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कोटा का शाहजहां कौन, तो महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय। उम्मेद सिंह द्वितीय, इनके समय में वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे वो कोटा आए थे। महाराव उम्मेद सिंह के समय, उम्मेद सिंह द्वितीय याद रखिएगा, है ना। ये कुछ वो फैक्ट थे, वो क्वेश्चंस बनने लायक हैं यहां से, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट हर एक जिले के लिए। एकीकरण, यहां एकीकरण के समय कौन शासक थे कोटा के? तो महाराव भीम सिंह यहां के शासक थे। और कोटा एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ में विलय होता है। इस समय कोटा को राजधानी बनाया जाता है और कोटा के जो ये महाराव थे भीम सिंह जी, इन्हें राज प्रमुख बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इतिहास में आगे बढ़ते हैं। तो कोटा प्रजामंडल आता है और कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 ईस्वी में। कौन स्थापना करता है? पंडित नैनूराम शर्मा। स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? नैनूराम शर्मा द्वारा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे बात करते हैं इतिहास। कोटा का हमने देखा है, इसके बाद अब आगे चलते हैं और कोटा की कला संस्कृति, प्रमुख स्थान, प्रमुख दुर्ग, प्रमुख महल, प्रमुख मंदिर, मेले, इन सब की बात करते हैं। हस्तशिल्प कला, सबसे पहला है कोटा दुर्ग। जी हां, कोटा दुर्ग कहां स्थित है? ये चंबल के किनारे, कौन सी नदी? चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। दुर्ग की नींव कौन रखते हैं? जेत सिंह कोटिया भील को हरा करके इस दुर्ग, कोटिया भील से जीतते हैं, इस दुर्ग की नींव रखते हैं और इसका नाम कोटा हो जाता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अबली मिणी महल। हमने बात करा था, हमने मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ी पर बना हुआ एक महल किसके द्वारा बनाया जाता है? मुकुंद सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसे राजस्थान का दूसरा और हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबलामिणी महल, हाड़ौती का ताजमहल मुकुंदरा हिल्स में अबलामिणी महल। हमने
कल हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, आप हमें बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं। प्रतापगढ़ में स्थित है कांठल का ताजमहल, आप बताएंगे कमेंट में कि यह किसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। छत्र विलास महल और जग मंदिर है ना, किशोर सागर में किसने बनवाया? दुर्जयशाल की महारानी थी, उदयपुर की राजकुमारी थी यह, क्या नाम था इनका? वज्र कुमारी। और वज्र कुंवर, इन वज्र कुंवर के द्वारा है ना ये छत्रविलास, जग मंदिर और किशोर सागर का निर्माण करवाया जाता है। जालिम सिंह की हवेली कहाँ है? कोटा में स्थित है। बड़े देवता की हवेली कहाँ है? कोटा में है। कुछ प्रमुख महल है जो हमें ध्यान रखने हैं कोटा के: अबेड़ा महल, गुलाब महल, हवा महल, जगमोहन महल, रावट महल और नानता महल। रावटा महल और नानता महल, ये अबलामिणी का महल है। अबलामिणी महल है ये, जिसे हम ताजमहल कहते हैं राजस्थान का। दूसरा ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, यह है अबलामिणी महल। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। देखिए, मथुराधीश मंदिर, वल्लभ संप्रदाय की पीठ, ये कोटा कृष्ण भक्ति का भी केंद्र हुआ करता था, इसलिए इसका एक नाम हमें नंदग्राम भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, है ना, नंदग्राम। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यहां मथुराधीश की मूर्ति जो है ये वृंदावन से लाते हैं दुर्जन साल सिंह, ध्यान रखिएगा, प्रमुख मंदिर है यहाँ का। विभीषण मंदिर इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, केथुन कोटा में है। और ये आप देख पा रहे हैं इमेज, ये यहाँ एक प्रतिमा है विभीषण की, विभीषण का मंदिर, केथुन कोटा। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है विभीषण मंदिर, विभीषण का मंदिर एकमात्र मंदिर है जो केथुन कोटा में स्थित है। आगे कुछ प्रमुख मंदिर जिनके नाम आप याद रखिएगा कोटा से रिलेट करके: चार चोमा शिवालय, चतुर्मुखी शिवलिंग यहाँ स्थित है, कोटा में है। कंसुआ शिव मंदिर, ऋषि कण्व की यह तपोस्थली कही जाती है, कोटा में स्थित है। बदाना माता मंदिर, ये बदाना माता कोटा के हाड़ा शासकों की कुलदेवी है, इनका मंदिर कोटा में स्थित है। और ये ध्यान रखिएगा, मूठ पीड़ित या जादू टोना वाले कोई व्यक्ति हैं तो उनका इलाज यहां होता है। त्रिकाल चौबीसी मंदिर, जैन तीर्थंकर की 72 प्रतिमाएं यहां स्थापित की गई है और यह कोटा में स्थित है। बुढ़ादीत का सूर्य मंदिर कहां है? तो कोटा में स्थित है। ये कुछ प्रमुख ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख मेला। दशहरा का मेला, या इसे हम दशहरा महोत्सव भी कह सकते हैं, प्रसिद्ध है कोटा का। कहां का? कोटा का। प्रारंभ किसने किया था? महाराव उम्मेद सिंह के समय में यह दशहरे का मेला प्रारंभ होता है। कब भरता है? तो दशहरा कब आता है? दशहरा अश्विनी नवरात्रा के बाद अश्विन शुक्ल दशमी के दिन दशहरे को यह मेला भरता है। इस दिन एक विशेष पक्षी है लील टांस पक्षी, जिसे देखना शुभ माना जाता है। यह है दशहरा का मेला कोटा का। लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, बहुत ही विशाल मेला भरता है, बहुत ही प्रसिद्ध, और यहाँ दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। अगली बात करें हस्तशिल्प में, तो एक है मसूरिया या कोटा डोरिया। क्या है कोटा डोरिया? केथुन की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया साड़ियां हैं, प्रसिद्ध साड़ियां हैं, और इसे जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक सूचकांक इसे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एक स्थान है सांगोद, है ना, यहाँ पे नान उत्सव मनाया जाता है और यहाँ बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा। कोटा चित्रकला शैली अगर हम देखें, यहां से प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं? कोटा चित्रकला शैली को हम शिकारी शैली भी कहते हैं, शिकार शैली भी कहते हैं। इसका स्वर्ण काल उम्मेद सिंह जी का काल है ना, उम्मेद है, यह उम्मीद नहीं है, उम्मेद सिंह जी का काल इसका स्वर्ण काल है। किस प्रकार के चित्र यहां बनाए जाते हैं? तो यहां शिकार के चित्र, रानियों को शिकार खेलते हुए दिखाया गया है, दरबार के दृश्य हैं, और प्रमुख चित्र यहाँ का जो है वह रागमाला है, जो कि डालू एक चित्रकार था उसके द्वारा बनाया गया है। कई बातें चित्रकला शैली में बहुत सारी हैं, लेकिन विशेष रूप से जिला दर्शन में हमें इतने फैक्ट्स यहाँ से ध्यान
रखने हैं, रिलेट करना है कोटा से। आगे बात करते हैं। देखिए विविध रूप से अगर और फैक्ट्स हम देखें तो कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री के लिए। क्या होती है ब्लैक पोट्री? ये देखिए इस प्रकार से ब्लैक पोट्री होती है, और इसके लिए विशेष रूप से कमेंट में आप बताएंगे ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्लैक पोट्री यह है और यह प्रसिद्ध है कहां की? कोटा की। आगे चलते हैं। यहां एक बोन बैंक है। आपसे पूछा जाए कि बोन बैंक कहां है, तो बोन बैंक है कोटा में। एग्रो फूड पार्क यहां स्थित है, जो कि राज्य का पहला फूड पार्क है। इसको स्टार लगा लीजिएगा। एग्रो फूड पार्क राज्य का पहला फूड पार्क है। यहां स्पाइस पार्क स्थित है रामगंज मंडी में, और यह राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क है जो कि रामगंज मंडी कोटा में स्थित है। रामगंज मंडी धनिया मंडी भी यहां स्थित है। राज्य की धनिया मंडी कहां है? रामगंज मंडी में, ध्यान रखिएगा। एक सोयाबीन शोधन संस्थान है बोरखड़ा कोटा में, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और क्या है कोटा में? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, VMOU यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय कहां है? कोटा में है। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय है, और इस बार BSTC और PTET दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन यह खुला विश्वविद्यालय VMOU कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अंतिम रूप से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कोटा के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। कोटा के प्रमुख व्यक्तित्व देखिए इमेज में आप देख पा रहे हैं ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जी जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं और कोटा जिले से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। दूसरी इमेज आप देख रहे हैं, यह है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता जो कि कोटा जिले से संबंध रखती है, और ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बनी हैं। सॉरी, मिस इंडिया वर्ल्ड 2023। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ था? ध्यान रखिएगा, मणिपुर में। कहां? मणिपुर में इसका आयोजन हुआ था, और वहां मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बनती है नंदिनी गुप्ता, और इनका संबंध है कोटा से। एक और इमेज आप देख पा रहे हैं अरुंधति चौधरी। जी हां, ये अरुंधति चौधरी पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जो भारतीय सेना में स्पोर्ट्स कोटे से राजस्थान से सम्मिलित हुई हैं, है ना। इनका चयन हुआ है भारतीय सेना में स्पोर्ट कोटे से, राजस्थान की पहली महिला है। मुक्केबाजी में यह मुक्केबाजी की एक खिलाड़ी है, मुक्केबाज है यह, ठीक है। और एक नाम हमें ध्यान रखना है, नगेंद्र बाला, इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। राज्य की पहली जिला प्रमुख अगर कोई थी तो वह यह नगेंद्र बाला थी। यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन सारी चीजों को कवर करके पूरा कोटा का इतिहास, भूगोल और संस्कृति सभी को एक ही क्लास में कंप्लीट करते हुए आज हमने कोटा जिले को कंप्लीट किया है। इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर अगले जिले के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे। क्लास को शेयर करना न भूलें, अपने साथियों तक इसे जरूर पहुंचाएं अगर आपको ये फ्रूटफुल सीरीज लग रही है तो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।